नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार और आप देख अपनी बायोलॉजी क्लास भजनपाल भाटी कॉलेज की ओर से। बेटा हम जो पढ़ रहे हैं आपकी ये सेकंड यूनिट है 12th में, कक्षा 12 में दूसरी यूनिट है और इसमें जो आपका चैप्टर है ये है वंशागति का मेंडलीय आधार कह सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, कहाँ पे मार्कर से, ओके। तो इस चैप्टर में हमने अब तक क्या पढ़ा है वो थोड़ा रिवाइज करते हैं एक बार। हमने पढ़ा है कि वंशागति क्या होती है, वंशागति हमने पढ़ चुके हैं। इसके बाद में आपकी हमने पढ़ी है जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी पढ़ चुके हैं। आनुवांशिकी हम पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले बेटा हमको कुछ चीजें क्लियर करनी बहुत जरूरी हैं। और क्लियर क्या है कि इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, यानी टर्म्स आते हैं, कुछ ऐसे नाम आते हैं जो हमको पता होना बेहद जरूरी है। अगर वो नाम हमको नहीं आते तो इस चैप्टर में हम ढंग से कवर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आता है इसमें जीन। मैं इसको हटा रहा हूं, ये हमने कल कर चुके हैं। हमने कल पढ़ा था कि जीवों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं उन लक्षणों को वंशागत लक्षण या आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और इस प्रक्रिया को, कौन सी प्रक्रिया को, जो लक्षण वंशागत हो रहे हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को वंशागति या आनुवांशिकी कहा जाता है। ठीक है जी, वंशागति कहलाता है। ठीक है, ये मैंने सिंपल बताया था, देखो फिर बता रहा हूं आपको कि सिंपल 2 लाइन की परिभाषा है जिसमें आप इन तीनों टर्म्स को क्लियर कर सकते हो। 3 टर्म कौन सी हैं कि वंशागत लक्षण क्या होते हैं, आप लिखेंगे ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं वंशागत लक्षण कहलाते हैं। अच्छा जी, फिर वंशागति क्या है, यह प्रक्रिया वंशागति कहलाती है। अच्छा जी, फिर आनुवांशिकी क्या है, इनका अध्ययन आनुवांशिकी कहलाता है। बात समझ पाए, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं वंशागत लक्षण कहलाते हैं। इस प्रक्रिया को वंशागति कहते हैं और इस प्रकार के अध्ययन को या इस वंशागति के अध्ययन को आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है जी, तो आनुवांशिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, बैटसन ने, आपको याद आ रहा होगा। और आनुवांशिकी के पिता या जनक कहा जाता है ग्रेगोर जॉन मेंडल। ग्रेगोर जॉन मेंडल कौन थे, पादरी थे। इन्होंने मटर का पौधा चुना था, जो उद्यान मटर होती है, जो बगीचे में मटर बोई जाती है, उस मटर के पौधे को चुना था अपने सारे प्रयोगों को करने के लिए। तो मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए थे, मुख्यतः 3 नियम होते हैं, वो हम इसमें आगे पढ़ेंगे। इस चैप्टर में नियमों को पढ़ने से पहले बेटा हमको कुछ टर्म्स क्लियर करने होते हैं और वो क्या है, सबसे पहला जीन। जीन क्या होता है, जीन जो होती है आपकी आनुवांशिक सूचनाओं की एक इकाई होती है जो कि गुणसूत्रों पर एक नियत स्थान पर स्थित होती है। जीन क्या है, आनुवांशिक सूचनाओं का एक समूह है। जो लक्षण जा रहे हैं वो किसी एक जीन के द्वारा जा रहे हैं। सपोज करो मेरा मुंह गोल है या लंबा है तो कैसा है, मेरे पापा के जैसा है, तो उसकी जो कि चेहरा मेरा गोल होना चाहिए, उसके जो लक्षण आए हैं वो किसी क्रोमोसोम पर, किसी गुणसूत्र पर एक खास जीन के होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जीन क्या होती है, जीन आनुवांशिक सूचनाओं का एक समूह होता है या एक क्रियात्मक इकाई होती है जो किसी गुणसूत्र पर एक खास स्थान पर स्थित होती है। तो जीन का सर्वप्रथम प्रयोग, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉनसन ने किया था। जॉनसन ने सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया था। जीन, मेंडल ने तो इन्हें कारक कहा था। मेंडल ने कहा था कि गुणसूत्रों पर कोई कारक होते हैं, कारक माने काम करने वाला, गुणसूत्र पर कोई कारक होते हैं जो कि लक्षणों को एक्सप्रेस करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
उसी कारक को जॉनसन ने जीन कहा है। उसी कारक को क्या कहा है? जॉनसन ने जीन कहा है। तो हम कह सकते हैं आनुवांशिक पदार्थ की क्रियात्मक इकाई जीन होती है। क्या है जीन? आनुवांशिक पदार्थ की क्रियात्मक इकाई जीन कहलाती है। आनुवांशिक पदार्थ क्या हो गया आपका? डीएनए। तो डीएनए की क्रियात्मक इकाई माने एक कोई यूनिट, यानी कि एक किसी सूचनाओं की एक ग्रुप, एक समूह की बात हो रही है। समझ पाए मेरी बात को? जैसे कि एग्जाम्पल जी, ये मान लो गुणसूत्र है कोई, ये गुणसूत्र है, ठीक है, ये गुणसूत्र है। इस पर जैसे मेरे पापा की हाइट छोटी है, कम लंबाई है, मेरी भी लंबाई कम है, तो इसका जो जीन होगा मान लो यहां पर स्थित है, ठीक है। तो आगे जब ये ट्रांसफर होगा, स्थानांतरित होगा, मेरे पापा से मुझ में आया, तो ये जीन यहां पर स्थित होगा मेरे। मैं लोकेशन की बात कर रहा हूं आपसे फिलहाल यहां पर। मतलब ये जो चीज है, ये जो खंड है, ये क्या है? डीएनए की इकाई है, डीएनए की इकाई है। और डीएनए की इकाई है, जिम्मेदारी किसकी है? किसके लिए जिम्मेदार है? लंबाई के लिए जिम्मेदार है। तो हम इसे कह सकते हैं लंबाई का जीन। डीएनए की कोई इकाई है जो लंबाई के लिए जिम्मेदार है, तो उसको हम कह सकते हैं कि लंबाई का जीन है। समझ गए? तो जीन क्या है? आनुवांशिक पदार्थ, यानी कि मोस्टली डीएनए की बात कर रहे हैं। डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या है? जीन कहलाती है। तो समझ पाए आप जीन क्या होता है? ठीक है, एक होता है, और इसके बाद में इसे लिखने के बाद में लिखेंगे बेटा आप अगला पॉइंट, अगला हेडिंग, समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र, या इसे कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम भी इंग्लिश में कहा जाता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स। देखिए नाम पढ़िए, समजात। सम माने समान, जात माने जादू, एक जैसे दिखने वाले, एक तरह के लगने वाले, यानी कि ऐसे गुणसूत्र जो रचना में, आकारिकी में समान दिखाई देते हो और जिन पर कोई खास जीन उचित या एक ही स्थान पर स्थित हो। जैसे कि एक ही गुणसूत्र है, एक ही गुणसूत्र है, दोनों हमको एक से ही दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या हो गए? समजात गुणसूत्र हो गए। और इन पर जो जीन की स्थिति है, जो जीन होना चाहिए, मानो बालों के रंग का जीन, बालों का जीन मानो यहाँ पर स्थित है कि बाल सीधे होंगे या घुंघराले होंगे, उसका जीन यहाँ पर है। तो इस दूसरे वाले गुणसूत्र पर भी बालों के प्रकार का जीन यहीं पर स्थित है। तो ये क्या कहलाए? ये आपके समजात गुणसूत्र कहलाते हैं या होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। मुख्यतः देखो, आपको पता है एक मानव के अंदर 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, और 23 में से जो 22 जोड़ी होते हैं, जो कि हमारे दैहिक गुणसूत्र कहलाते हैं, जिनसे शरीर का निर्माण होता है, उनको हम होमोलोगस यानी कि समजात गुणसूत्र ही कहते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा, आखिर का जो जोड़ा होता है, उसको हम लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, और वह समजात नहीं होता, वह कैसा होता है? असमजात होता है। असमजात गुणसूत्र, ठीक है, ऐसे गुणसूत्र होता है, यानी कि हेटेरोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो जीन लिखने के बाद में आपको लिखना है समजात गुणसूत्र। इसमें आपको लिखना है ऐसे सभी गुणसूत्र जो आकार में
आकार में व जीन की स्थिति के आधार पर समान होते हैं उनको समजात गुणसूत्र कहा जाता है। जैसे मानव में पाए जाने वाले 23 जोड़ी गुणसूत्रों में से पहले 22 जोड़ी गुणसूत्र समजात गुणसूत्र होते हैं। लिख लेंगे बेटा। इसके बाद लिखेंगे आप बोला हेडिंग असमजात गुणसूत्र यानी कि हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम्स, ऐसे गुणसूत्र जो कि रचना और आकार में समान नहीं होते उनको असमजात या हेटेरोलॉगस गुणसूत्र कहा जाता है। और यह मानव में कौन सा होता है? 23वां जोड़ा, जो कि हमारे लिंग गुणसूत्र को निर्धारित करता है। तो 23वां जोड़ा कैसा होता है? मान लो 23वां ये है, एक ये हो गया और एक छोटा हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। ये एक्स गुणसूत्र, ये वाई गुणसूत्र, तो दोनों दिखने में भी समान नहीं है, तो असमजात गुणसूत्र हो गए। तो मानव में अगर कोई पूछे आपसे कि पहले जो 22 जोड़ी होते हैं बेटा वो समजात गुणसूत्र होते हैं, जबकि जो लास्ट का लिंग गुणसूत्र होता है 23वां वाला जिससे लिंग निर्धारित होता है वह असमजात गुणसूत्र होता है। ठीक है, चलो इतना हो गया। इसके बाद में पढ़ेंगे एलील। पहला नंबर जीन का हो गया हेडिंग, दूसरा समजात गुणसूत्र का हो गया। मैंने जो वर्ड्स बोले हैं इसी को वीडियो में सुन के पॉज करके आपको लिखना है। उसके बाद नंबर 3 डालना है असमजात गुणसूत्र क्या होते हैं आपको बता देना है। इसके बाद में नंबर 4 हेडिंग क्या है? युग्म विकल्पी या एलील। इसे मैं हटा रहा हूं। नंबर 4 लिख रहे हैं यहां पर युग्म विकल्पी या एलील। देखो एलील वर्ड ही बार बार आएगा। अगर मैं आपसे कॉमन भाषा में बात भी करूंगा या टेस्ट भी दूंगा तो मैं एलील ही पूछूंगा आपसे। युग्म विकल्पी बहुत ही कम पूछा जाएगा। हिंदी में भी पेपर में भी एलील ही लिखा आता है। ठीक है जी। तो एलील शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? बैटसन। आपको लिखना है एलील शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? बैटसन ने किया था। यह समान जीन के एकांतरणीय रूप को प्रकट करता है। क्या करता है? इसमें आगे ये समान जीन के एकांतरणीय रूप को प्रकट करता है। इसके मैं नोट भेज दूंगा आपको, ठीक है। देखिए प्रकट करता है। अच्छा कि सर ये क्या चीज होती है? एकांतरणीय रूप क्या हो गई? देखो अभी मैंने आपको पिछले अभी बताया था कि जीन क्या होते हैं। मैंने कहा कि जीन कोई आनुवांशिक पदार्थ की एक इकाई, क्रियात्मक इकाई होती है। मैंने कहा कि वो जीन लंबाई का जीन है। मान लो ये गुणसूत्र है, ये जोड़ी गुणसूत्र हो गया, ये लंबाई का जीन है। जीन किसका हो गया? लंबाई का। अब लंबाई के जीन में एलील क्या हो सकते हैं? 2। या तो लंबाई लंबा होगा वो व्यक्ति, या बौना होगा, छोटा होगा नहीं होगा। अगर मैं कहूं आपसे आंखों के रंग का जीन, आंखों का रंग का जीन मान लो यहां पे स्थित है, यहां पर, तो आंखों का रंग ये तो एक जीन हो गया। इसके 2 एलील हो सकते हैं। एलील कैसे? नीली आंख हो सकती है, काली आंख हो सकती है, ठीक है। इसी तरीके से बालों का जीन, सीधे बाल हो सकते हैं एलील, और दूसरा एलील क्या हो जाएगा उसके? कर्ली हेयर्स यानी कि घुंघराले बाल हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको ये लिखना है, मैं आपको पिक भी भेज दूंगा, बाकी कल, ठीक है। लो दिख रहा है कुछ? ये लिख लीजिए बेटा सारे। इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो यहीं पे और लिख लीजिए बेटा इन सभी को। जीन लिखना है, उसके बाद में लिखना है आपको समजात गुणसूत्र, उसके बाद में लिखना है आपको असमजात गुणसूत्र, और फिर लिखना है सेकंड नंबर जो है युग्म विकल्पी या एलील का। ठीक है ना। जीनोटाइप और फिनोटाइप हम आपको कल पढ़ाएंगे, चाहे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन पढ़ाएंगे कल। थैंक यू बेटा।